हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में अमाल्गमेशन शुरू किया था। अमाल्गमेशन में यहाँ तक मैंने बता दिया था, अब यहाँ से लेकर मेरे को समझाना बाकी है। ये लिखा हुआ है कि कौन से नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर, न्यू कंपनी मतलब परचेजर, और इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी मतलब सेलर और वेंडर। तो न्यू कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट और कभी भी कुछ भी नहीं पूछेंगे। ओल्ड कंपनी की बुक्स में नेसेसरी अकाउंट्स पूछेंगे। ओल्ड कंपनी की बुक्स में पूछेंगे प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो मेरा नेसेसरी अकाउंट्स याद करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं इस तरीके से याद करता हूं सेट 1 2 3 4। मैं इस तरीके से याद करता हूं सेट 1 2 3 4। अभी थोड़ा हैंड राइटिंग आपको बड़ा दिखेगा। ओके, मैं इस तरीके से याद करता हूं। सबसे पहले न्यू कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट इतना ही पूछेंगे। ओल्ड कंपनी की बुक्स में, सेलर या वेंडर की बुक्स में आपको पूछेंगे नेसेसरी अकाउंट्स, हमेशा ऐसा ही पूछेंगे। तो ऐसे याद करो कि ओल्ड कंपनी की बुक्स में जो नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं उसमें होता है सेट 1 2 3 4। सेट 1 2 3 4। सेट 1 में 4 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। याद रखना, होल्डर्स मतलब ओल्डर्स मतलब ओल्ड कंपनी के। ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब ये ओल्ड कंपनी के लिए लायबिलिटी है। ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो ये भी ओल्ड कंपनी के लिए लायबिलिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। तो सेट 1 में 4 अकाउंट्स होते हैं, याद करते जाओ जितना हो सके। अभी बहुत कम समझ में आएगा, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ओल्ड कंपनी के बुक्स में नेसेसरी अकाउंट्स में 4 सेट होते हैं, सेट 1 2 3 4। सेट 1 में 4 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। सेट 2 में हर एक एसेट और लायबिलिटी का एक एक सेपरेट अकाउंट, वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो न्यू कंपनी नहीं लेके गई, मतलब परचेजिंग कंपनी डज नॉट टेक ओवर। फॉर एग्जांपल, अगर जो न्यू कंपनी है वो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेके गई तो हम लोग एक लैंड एंड बिल्डिंग का अलग से अकाउंट बनाएंगे। अगर न्यू कंपनी मान लो पुरानी कंपनी के क्रेडिटर्स नहीं लेके गई तो हम लोग क्रेडिटर्स का एक अलग से अकाउंट बनाएंगे। अब मान लो न्यू कंपनी जो है वो पुरानी कंपनी के बिल रिसीवेबल नहीं लेके गई तो हम लोग एक बिल रिसीवेबल का अलग से अकाउंट बना देंगे। मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अकाउंट फॉर ईच एसेट और लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, तो वो सारे अकाउंट्स हम सेट 2 में बनाएंगे। इसी सीक्वेंस में बनाओगे तो बैलेंसिंग भी इजी होगी, अकाउंटिंग इजी होगी। सेट 1 में 4 अकाउंट, सेट 2 में डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर है। सेट 3 में एक ही अकाउंट होता है। सेट 3 में एक ही अकाउंट होता है जो न्यू कंपनी है उसका अकाउंट, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट। सेट 4 में न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को क्या क्या दिया, तो अगर न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को इक्विटी शेयर्स दिए तो इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट, ये ओल्ड कंपनी के लिए एसेट है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट, ये ओल्ड कंपनी के लिए एसेट है। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट अलग होता है और इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अलग होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। तो अगर हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, तो जब हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम ओल्ड कंपनी हैं। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था ए लिमिटेड या बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी है लेकिन इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी एसेट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लायबिलिटी है लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी एसेट है। तो ओल्ड कंपनी की बुक्स में ये 4 सेट ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। कंपलसरी नहीं है कि सारे अकाउंट्स हमेशा बने, लेकिन जितना यहाँ पे मैंने लिखा है वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा अकाउंट्स कभी भी नहीं होंगे। तो सेट 1 में
4 अकाउंट। सेट 2 में डिपेंड करता है कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर हैं। सेट 3 में एक ही अकाउंट, न्यू कंपनी का अकाउंट। सेट 4 में जो सारे चीजें, जो भी सारे आइटम्स हमको न्यू कंपनी ने दिए, तो इक्विटी शेयर्स दिए न्यू कंपनी ने, प्रेफरेंस शेयर्स दिए न्यू कंपनी ने, उन सबका अकाउंट। आगे अब जो ओल्ड कंपनी के मैंने आप लोगों को बताया अकाउंट्स के ये अकाउंट्स बनते हैं, उसके अंदर लिखना क्या है, एंट्रीज कौन सी करनी है, ये उसके स्टेप्स हैं। तो मैं ऐसे याद करता था जब मैं अमालगमेशन करता था कि ओल्ड कंपनी की बुक्स में 4 सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। उनके अंदर एंट्रीज और ट्रांजैक्शन लिखते टाइम, एंट्री या ट्रांजैक्शन लिखते टाइम 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, 2, 3, 4। तो 4 सेट ऑफ अकाउंट, सेट 1, 2, 3, 4। अभी 4 स्टेप्स, स्टेप 1, 2, 3, 4। ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स बनाते टाइम सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट, ईच अमाउंट, वन इफेक्ट, कंपलसरी। ओल्ड कंपनी की एक ओल्ड बैलेंस शीट आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो ओल्ड कंपनी की जो ओल्ड बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, उस ओल्ड बैलेंस शीट की हर एक अमाउंट का हम एक इफेक्ट करेंगे। जो भी सब एसेट साइड पे दिया हुआ है उन सब का एक इफेक्ट करेंगे डेबिट, और जो भी सब लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है उन सब का एक इफेक्ट करेंगे क्रेडिट। ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होगी आपको ओल्ड कंपनी की, जो भी सब ओल्ड बैलेंस शीट में अमाउंट दी हुई है उन सारी अमाउंट्स का एक इफेक्ट करना कंपलसरी है। जो भी सब एसेट साइड पे दिया हुआ है उनका एक इफेक्ट डेबिट, जो भी सब लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है उनका एक इफेक्ट क्रेडिट। ठीक है, अभी बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन जितने ये रूल्स आपको याद रहेंगे उतना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए इजी होंगे। जितना हो सके ये रूल्स याद करो, ब्लाइंडली बस याद करो। जब हम सम्स करेंगे तो बहुत मजा आएगा। 12 पेज का आंसर आपका 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप 1 ओल्ड बैलेंस शीट, ऑल अमाउंट्स, वन इफेक्ट कंपलसरी, एसेट का एक इफेक्ट डेबिट, लायबिलिटी का एक इफेक्ट क्रेडिट। फिर स्टेप 2, 3, 4 होता है, स्टेप्स नहीं स्टेप, स्टेप 2, 3, 4 होता है। स्टेप 2, 3, 4 जो होता है वो तीनों स्टेप्स परचेज कंसीडरेशन से रिलेटेड होते हैं। पहले होता है परचेज कंसीडरेशन बिकम्स ड्यू। तो जो न्यू कंपनी है, हम लोग अभी जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं। अभी हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑफ ओल्ड कंपनी या इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। तो हमको ऐसा अज्यूम करना है कि हम लोग ओल्ड कंपनी है, ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं ये ओल्ड कंपनी की बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हैं। तो हमको ऐसा अज्यूम करना है कि हम ओल्ड कंपनी है। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया, ओल्ड बैलेंस शीट। दूसरा स्टेप हम लिखेंगे कि हमको न्यू कंपनी से परचेज कंसिडरेशन का पैसा लेना बाकी है। तो हम ड्यू करेंगे कि न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, न्यू कंपनी बिकम्स अवर डेटर, क्योंकि हमने अपना सारा का सारा बिजनेस न्यू कंपनी को बेच दिया। तो न्यू कंपनी बिकम्स अवर डेटर, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट वैसा ही है जैसे हमारे 12th में डिसोल्यूशन चैप्टर में था। रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल वैसा ही है। जब करेंगे सम्स तो ज्यादा मजा आएगा। तो न्यू कंपनी बिकम्स अवर डेटर टू रियलाइजेशन, मतलब सारे एसेट्स बेच दिए, एसेट्स गो आउट। ये स्टेप 2 व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू। फिर स्टेप 3 होता है कि न्यू कंपनी ने हमको क्या क्या दिया। देखो स्टेप 2 में न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट हुआ था, वही न्यू कंपनी अकाउंट स्टेप 3 में क्रेडिट हो जाएगा। स्टेप 2 में हमने लिखा था न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, तो स्टेप 3 में न्यू कंपनी अकाउंट क्रेडिट। अब न्यू कंपनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो जितना भी परचेज कंसिडरेशन का पैसा था वो न्यू कंपनी ने हमको दे दिया। मान लो 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स हमको मिले ऑफ न्यू कंपनी, 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स मिले ऑफ न्यू कंपनी, और 1 लाख रुपए का हमको कैश एंड बैंक मिला। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमको मिला, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स हमको मिले तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक हमको मिला, हम कौन है अभी हम ओल्ड कंपनी है, तो इक्विटी शेयर्स हमको मिले, इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स हमको मिले, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक मिला तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी इज द गिवर। तो जो स्टेप 2 में न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट हुआ था वही स्टेप 3 में न्यू कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब न्यू कंपनी ने हमको क्या क्या दिया वो सब डेबिट हो जाएगा कि ये हमको मिला, ये हमको मिला, ये हमको मिला, और न्यू कंपनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो स्टेप 2 में डेबिट हुआ था वो स्टेप 3 में क्रेडिट हो गया। फिर जो स्टेप 3 में डेबिट हुआ वो स्टेप 4 में क्रेडिट हो जाएगा। तो जो न्यू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी हमको मिले थे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टेप 4 में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वही इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी जो हमको मिला था वो हम लोगों ने दे दिया, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट क्रेडिट। किसको दे दिया? पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब क्या दोनों में इक्विटी शेयर है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, दोनों में इक्विटी शेयर लिखा हुआ है। स्टेप 4 में इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, मतलब हम ओल्ड कंपनी है, ओल्ड कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं दे आर द रिसीवर्स, डेबिट द रिसीवर। इनको हमने क्या दिया? इनको हमने इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी दिए। इस वक्त थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, चलेगा, एंट्री याद करते जाओ। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। जैसे मैंने कैश फ्लो में भी बताया था कि मन में ये जर्नल एंट्री बोलनी है पर करनी इसकी पोस्टिंग है। मन में आप ये जर्नल एंट्री बोलते जाओगे लेकिन लिखोगे पोस्टिंग वाइज, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डेबिट और इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट में क्रेडिट। उसी तरीके से ये प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी जो स्टेप 3 में आए थे हमारे पास, ये स्टेप 4 में चले गए। प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी हो गया क्रेडिट, ये हम किसको दे देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देंगे। ये 4 स्टेप कर लोगे तो ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स 99% कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप 1 ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स बनाते नहीं। स्टेप 1 ओल्ड बैलेंस शीट ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपलसरी, एसेट्स सारे डेबिट करने हैं कहीं ना कहीं पे, लायबिलिटीज सारी क्रेडिट करनी है कहीं ना कहीं पे। फिर व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर स्टेप 3 न्यू कंपनी क्रेडिट हो जाएगा और जो जो पैसे हमको मिले, जो जो सारी चीजें हमको मिली वो सारी चीजें हो जाएंगी डेबिट। फिर स्टेप 4 जो सारी चीजें स्टेप 3 में आई थी वो सारी चीजें स्टेप 4 में चली जाएंगी और जिसको दिया उसका नाम हो जाएगा डेबिट। अब थोड़ा फॉन्ट साइज आपको छोटा दिख रहा होगा पर मैं अच्छी तरह लिख के बताता हूं। ये स्टेप 3 जो होता है ये एंट्री होती है व्हेन द फॉर्म्स, इसको फॉर्म्स बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ पीसी आर रिसीव्ड। ये फॉर्म्स ऑफ पीसी क्या होता है? जब मैं परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन बताऊंगा तब समझाऊंगा। व्हेन द फॉर्म्स ऑफ पीसी आर रिसीव्ड, मतलब पीसी के अंदर जो भी सारी चीजें हैं वो हमको मिली। फिर स्टेप 4 क्या होता है? स्टेप 4 होता है जो चीज जिसके लिए मिली है उसको दे दो, जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो। तो इसको बोलते हैं व्हेन फॉर्म्स आर गिवन टू इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ मतलब किसके बदले में, तो किसके बदले में क्या मिला था उसको वो चीज दे दो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं अच्छी तरह बता दूं। पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमको इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मिले थे, तो पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी हमको मिले थे, तो पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी दे दिया। पुरानी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। ये इनका मैंने हेडिंग भी बता दिया। और आगे देखें रूल्स में, ये पॉइंट बहुत सारे चैप्टर्स में काम आती है।
अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इफ द न्यू कंपनी टेक्स ओवर द होल बिजनेस और इफ द न्यू कंपनी टेक्स ओवर all assets and liabilities, then net assets equal to assets minus liabilities. मतलब कभी कभी ऐसे लिखा हुआ होता है कि जो न्यू कंपनी है वो सारा का सारा बिजनेस लेके गई। कभी कभी ऐसे लिखा हुआ होता है कि न्यू कंपनी जो है वो सारा का सारा बिजनेस लेके गई, या कभी कभी ऐसे लिखा हुआ होता है कि न्यू कंपनी जो है वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज लेके गई। देन नेट एसेट्स इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। होल बिजनेस लिखाओ तो भी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखाओ तो भी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होता है कि जो न्यू कंपनी है वो सिर्फ एसेट्स लेके गई। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि न्यू कंपनी सिर्फ एसेट्स लेके गई तो नेट एसेट्स में हम लोग सिर्फ एसेट्स लेंगे। अब फर्क समझो, होल बिजनेस तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ओनली एसेट्स तो नेट एसेट्स इक्वल टू ओनली एसेट्स। तो फर्क समझना, क्योंकि अगर नेट एसेट्स की कैलकुलेशन ही गलत हो गई तो आगे सारा 12 पेज का आंसर सब गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, होल बिजनेस मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ओनली एसेट्स मतलब ओनली एसेट्स। तो ये शब्द अच्छी तरह से पढ़ना। नेक्स्ट, अब ये जो पॉइंट है ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वाली पॉइंट है। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ये होते ओल्ड कंपनी के। लिक्विडेशन एक्सपेंस होता ओल्ड कंपनी का है, लेकिन एंट्री कौन करेगा? मैंने ऐसे याद किया था, जो पे करेगा वो एंट्री करेगा, जो पे करेगा वो एंट्री करेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस में, जो पे करेगा वो एंट्री करेगा। अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ओल्ड कंपनी वाला अपने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस खुद ही पे कर रहा है, लिक्विडेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस एक ही बात होती है। ये होते ओल्ड कंपनी के हैं, लेकिन कभी कभी ओल्ड कंपनी वाला पे करता है, कभी कभी न्यू कंपनी वाला पे करता है। तो अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ओल्ड कंपनी वाला पे कर रहा है तो ओल्ड कंपनी वाला अपने बुक्स में एंट्री करेगा, ये वाली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। मैंने ऐसे याद किया था, जो पे करेगा वो एंट्री करेगा। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर ओल्ड कंपनी ने पे किए, अगर ओल्ड कंपनी ने पे किए तो ओल्ड कंपनी वाला एंट्री करेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अगर यही डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस न्यू कंपनी वाले ने पे किए तो न्यू कंपनी वाला एंट्री करेगा। इफ इट इज पेड बाय न्यू कंपनी इट विल बी रिकॉर्डेड बाय न्यू कंपनी, और न्यू कंपनी वाला एंट्री क्या करेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है, तो मैं नोट करके लिखता हूं, जो पे करेगा वही एंट्री करेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की। डिसोल्यूशन expenses will be recorded only by the party who pays it. डिसोल्यूशन एक्सपेंस सिर्फ वही रिकॉर्ड करेगा जो पे करेगा। अगर ओल्ड कंपनी वाला पे करता है तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अगर न्यू कंपनी वाला पे करता है तो न्यू कंपनी वाला एंट्री करेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक है, और देखें रूल्स में क्या है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या फॉर्मेशन एक्सपेंस या रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये होता भी न्यू कंपनी का है, ए भी न्यू कंपनी वाला ही करेगा। तो जर्नल एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, और जर्नल एंट्री होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ये जर्नल एंट्री होती है
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ये और नहीं आएगा, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता भी न्यू कंपनी का है और पे भी न्यू कंपनी वाला ही करेगा और एंट्री भी न्यू कंपनी वाला ही करेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ठीक है। अब ये एकदम अलग पॉइंट है, एक न्यू पॉइंट है। ये जब हम लोग न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तब की ये पॉइंट है। अगर देखो, मैंने कल आपको जैसे बताया था लास्ट वीडियो में कि इस चैप्टर में 3 कंपनीज होती हैं, ए लिमिटेड ओल्ड कंपनी 1, बी लिमिटेड ओल्ड कंपनी 2, सी लिमिटेड मतलब न्यू कंपनी। तो ऐसा हो सकता है कि जब ए लिमिटेड का बिजनेस हमने खरीदा तो गुडविल हुआ, लॉस हुआ। बी लिमिटेड का बिजनेस जब हमने खरीदा तो कैपिटल रिजर्व हुआ, प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी का बिजनेस खरीदें तो लॉस हो, दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीदें तो प्रॉफिट हो। तो अगर गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों न्यू बैलेंस शीट में आ रहे हैं तो आप दोनों न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस कर दोगे। अब इतना तो आपको मालूम होगा कि गुडविल आता है एसेट साइड पे, कैपिटल रिजर्व आता है लायबिलिटी साइड पे। तो अगर गुडविल बड़ा है तो एसेट साइड पे लिखेंगे गुडविल माइनस कैपिटल रिजर्व। मैंने जो रूल पहले बोला वो याद करो, बड़ी अमाउंट में दे छोटी अमाउंट माइनस कर देंगे, उसमें दोनों इफ एंड देन आ गए। अगर गुडविल बड़ा है तो एसेट साइड पे गुडविल माइनस कैपिटल रिजर्व, और अगर कैपिटल रिजर्व की अमाउंट बड़ी है तो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल रिजर्व माइनस गुडविल। याद रहेगा। तो न्यू कंपनी की जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू कंपनी के जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये देखेंगे कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व अगर दोनों हैं, अगर गुडविल भी है कैपिटल रिजर्व दोनों हैं तो बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस कर देंगे। अगर गुडविल बड़ा है तो एसेट साइड पे जाएंगे और गुडविल में से कैपिटल रिजर्व माइनस कर देंगे। अगर कैपिटल रिजर्व बड़ा है तो लायबिलिटी साइड पे जाएंगे और कैपिटल रिजर्व में से गुडविल माइनस कर देंगे। बस इतने ही रूल्स हैं। इसके बाद और भी रूल्स हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्लाइड नंबर 14 और 15, लेकिन ये एकदम एंड में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब ये पूछेंगे स्लाइड नंबर 14 और 15 वाले। तो आप लोगों को फिलहाल इतने रूल्स लिखने हैं जितने आज बताए। मैं एक बार सारा स्टार्टिंग से स्क्रॉल कर देता हूं तो जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो लोग अच्छी तरह लिख पाए। ये सब लिखना है आपको बेटा, हर 10 सेकंड के बाद वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। ये सेकंड स्लाइड हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ABCD। यहाँ पे वीडियो पॉज कर देना और लिख लेना इतना। ठीक है, यहाँ पे आएगा एनी अदर लॉस और एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ, एनी अदर लॉस और एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ, ऐसे आएगा। फिर ये लिस्ट C और D। ये लिख लेना सारा। ये रूल्स लिखना सारे। ये वही है जो पहले लिखा हुआ था PC मेथड और नेट एसेट मेथड, यहां से लेकर इस वाले वीडियो में जो समझाया।
बस यहां तक ही मैंने बताया, इतना लिखना है आप लोगों को। स्टार्ट करो लिखना बेटा।